Good morning, student. This is the third part of our second chapter of history. In this part, we will complete our lesson. So, let we start. Next is the claim of paramountcy. It is clear from the above that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of टेरिटरियल एक्सपेंशन कि जो ऊपर हमने जो भी पढ़ा उससे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि कंपनी जो है वो अब अपने टेरिटरियल एक्सपेंशन जो है वो कर रही थी, और वो भी किसके द्वारा? एन अग्रेसिव पॉलिसी अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 to 1823 अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी वॉज इनिशिएटेड। और इसी टेरिटरियल एक्सपेंशन के अंडर में इनकी एक नई पॉलिसी आई, न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। And who implemented this? Lord Hastings. He was Governor General of India in between the time of 1813 to 1823. Now the company claimed that its authority was paramount और supreme। यहाँ पे कंपनी ने क्लेम किया कि they were supreme, कि वो supreme है। Hence its power was greater than that of Indian state। इनकी पावर जो थी वो इंडियन स्टेट से ज़्यादा थी। In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening of to annex any Indian kingdom। और इसके अंडर वो किसी भी इंडियन किंगडम को अनेक्स कर सकते थे। अनेक्स मीन कंट्रोल में कर सकते थे। दिस व्यू कंटिन्यूड टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। और ये भी उनकी दूसरी पॉलिसीज की जैसे ही थी, जिसके अंदर वो इंडियन टेरिटरीज को अनेक्स कर रहे थे, अपने कंट्रोल में कर रहे थे। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। और ये भी ऐसा प्रोसेस था जहाँ पर उनको चैलेंज भी मिले। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू अनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किट्टूर इन कर्नाटका टुडे, रानी चन्नम्मा टुक द आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट। और जब ये प्रोसेस चालू हुआ तो इसके लिए इनको सबसे पहला चैलेंज कहाँ पे मिला? रानी चन्नम्मा के द्वारा। रानी चन्नम्मा जो थी वो एक स्मॉल स्टेट है, किट्टूर, नाउ इन कर्नाटका। तो रानी चन्नम्मा ने क्या किया? रेजिस्टेंट किया और एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट जो था वो उन्होंने चालू कर दिया। बट शी वॉज अरेस्टेड इन 1824। बट 1824 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। और प्रिजन में, जेल में ही 1829 में उनकी डेथ हो गई। बट रयाना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किट्टूर, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंट। बट रानी चन्नम्मा ने जो रेजिस्टेंट मूवमेंट जो था जो उसको स्टार्ट किया था, उनकी डेथ के बाद रैना नाम का एक पुअर चौकीदार था, संगोली एक प्लेस है किट्टूर में ही, संगोली, उन्होंने इस रेजिस्टेंस को चालू रखा। विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। और उनको पॉपुलर सपोर्ट भी मिला, और इसके द्वारा, इस पॉपुलर सपोर्ट के द्वारा उन्होंने क्या किया? बहुत सारे ब्रिटिश कैंप्स और ब्रिटिश के जो रिकॉर्ड्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। बट 1830 में उनको पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेज ऑफ रेजिस्टेंट लेटर इन द बुक। इसी बुक में हम आगे इसी तरह के रेजिस्टेंट के जो एग्जाम्पल हैं उनको पढ़ेंगे। Next is, in the late 1830s, the East India Company became worried about Russia. But 1830 का जो दशक था उसके लेट ईयर्स के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी was worried about Russia. Why it was worried? It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. अब कंपनी को ये डर था कि जो रशिया है वो नॉर्थ वेस्ट साइड से इंडिया में एंटर कर सकता है। Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest। और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो नॉर्थ वेस्ट में अपने कंट्रोल को सिक्योर करना चाहती थी। They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there। और इसीलिए उन्होंने 1838 और 1842 में अफगानिस्तान के साथ लंबे युद्ध लड़े और वहाँ पर कंपनी का जो रूल था वो इनडायरेक्टली इस्टेब्लिश कर दिया गया। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843 में सिंध को भी कंट्रोल कर लिया गया। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब। अब आगे इसी लाइन में कौन सा एरिया आ रहा था? पंजाब। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। बट वहाँ पे रूल कौन कर रहा था? महाराजा रणजीत सिंह। ही वॉज अ वेरी पावरफुल किंग, सो कंपनी को स्टेप बैक करना पड़ा। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, और 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई, टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फोर्ट विद द सिख किंगडम। और इसी बीच में दो युद्ध लड़े गए सिख किंगडम के साथ। अल्टीमेटली इन 1849
पंजाब वॉज अनेक्स्ड, और 1849 में पंजाब को भी कंट्रोल कर लिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. Next is the doctrine of lapse. The final wave of annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. इंडियन स्टेट को कंट्रोल में करने का, उसको अपनी टेरिटरी का पार्ट बनाने का कंपनी की जो पॉलिसी थी, उसकी फाइनल वेव के अंदर आई लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. एंड लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856. He devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse. इन्होंने जो पॉलिसी बनाई उसी को नाम दिया गया the doctrine of lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. अब ये जो डॉक्ट्रिन है वो क्या डिक्लेयर करती है कि अगर कोई भी इंडियन रूलर if he died without a natural son or without a son, his kingdom would lapse. तो उसका किंगडम जो है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा. दैट इज़ बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, और उसका जो किंगडम है वो कंपनी टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा. वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज अनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन. और इसी डॉक्ट्रिन के अंडर में एक के बाद एक किंगडम जो थे वो कंपनी की टेरिटरी का पार्ट बनते गए. सबसे पहले सतारा को किया गया 1848, देन संबलपुर इन 1850, देन उदयपुर इन 1852, नागपुर इन 1853 एंड झांसी इन 1854. फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध, और 1856 के अंदर अवध को भी कंपनी ने अपनी टेरिटरी का पार्ट बना लिया. दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्ग्यूमेंट. यहाँ पर ब्रिटिश ने एक आर्ग्यूमेंट दिया. दे सेड दे वर ऑब्लाइग्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब. और उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि अवध जो है वहाँ पर नवाब के द्वारा मिस गवर्नमेंट किया जा रहा था, इस वजह से अवध को कंपनी की टेरिटरी का पार्ट बना लिया गया. Enraged by humiliating way in which the नवाब was deposed, और नवाब को उसके सिंहासन से हटा दिया गया. The people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. और इसके बाद 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें अवध के लोगों ने भाग लिया. नेक्स्ट इज सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. वारेन हेस्टिंग जो थे वो इंडिया के गवर्नर जनरल रहे इन बिटवीन फ्रॉम 1773 टू 1785. इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कंपनी की पावर को एक्सपेंड करने में. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. उनके जब वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के उस टाइम में कंपनी को बहुत सारी पावर मिली, नॉट इन ओनली इन बंगाल, सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बॉम्बे एंड मद्रास में भी. British territories were broadly divided into administrative units called presidency. अब ब्रिटिश टेरिटरी जो थी उसको डिवाइड कर दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के हिसाब से, और जिनको कि प्रेसिडेंसी कहा जाता था. देयर वर 3 प्रेसिडेंसी, और दैट टाइम कितनी प्रेसिडेंसीज थी वहाँ पे, 3 प्रेसिडेंसीज. दैट वर बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. ये 3 प्रेसिडेंसीज थी. ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर, और हर एक प्रेसिडेंसी में जैसे कि बंगाल था, मद्रास था और बॉम्बे था, तीनों में एक एक गवर्नर होता था. गवर्नर जो था वो वहाँ पे रूल करता था. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल, और इन सबका सुप्रीम हेड कौन होता था, गवर्नर जनरल होता था. वारेन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फेयर ऑफ जस्टिस. और वारेन हेस्टिंग्स ने जो कि गवर्नर जनरल थे उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो थे वो चालू किए थे, और वो भी किस एरिया के अंदर, मोस्टली जस्टिस में, ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके. फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज इस्टेब्लिश्ड. 1772 में एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया जस्टिस के लिए. ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स. हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट जो थे वो स्थापित किए गए. फर्स्ट इज अ क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, उसको फौजदारी अदालत के नाम से भी जानता था. क्रिमिनल कोर्ट एंड फौजदारी अदालत सेम. एंड अ सिविल कोर्ट, और दूसरा कोर्ट कौन सा था, सिविल कोर्ट, दैट मीन दीवानी अदालत. अब क्रिमिनल कोर्ट में कौन से केसेस लड़े जाते थे, दैट मर्डर, थेफ्ट, दैट टाइप ऑफ केसेस वॉज इन क्रिमिनल कोर्ट और इन फौजदारी अदालत. एंड इन सिविल कोर्ट लैंड के रिगार्डिंग जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे दैट केम अंडर सिविल कोर्ट.
Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors. अब जो मौलवी थे, जो हिंदू पंडित थे, इन्होंने इंडियन लॉज को इंटरप्रेट किया यूरोपियंस के लिए, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए, हु प्रिजाइडेड ओवर सिविल कोर्ट, जो कि सिविल कोर्ट में बैठते थे. द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती, और जो क्रिमिनल कोर्ट थे वो अभी भी एक काजी और मुफ्ती के अंडर में थे. बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर, बट जो कलेक्टर जो होते थे वो उसको सुपरवाइज करते थे. A major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretation of local laws based on different schools of the धर्मशास्त्र. अब कंपनी के सामने मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जो ब्राह्मण पंडित जो थे उन्होंने उन लोकल लॉज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया था. इंटरप्रिटेशन मीन एक्सप्लेन करना. वाई दे डिड दिस? बिकॉज दे ऑल स्टडीड इन डिफरेंट स्कूल्स, क्योंकि वो सब अलग अलग स्कूल्स में पढ़े हुए थे. टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, और इन्हीं लॉज के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज. तो जो 11 पंडित जो थे उनको कहा गया कि वो इन हिंदू लॉज की एक लिस्ट बनाएं, उनको कंपाइल करें या उनकी एक कोई बुक जो है वो बनाएं. N.B. Hallett ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, और बाद में N.B. Hallett नाम के एक पर्सन ने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया. By 1778, a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judges, और इसी के अकॉर्डिंग 1778 में मुस्लिम लॉज को भी कंपाइल कर दिया गया, उसकी भी एक बुक जो थी वो बना दी गई. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड, और एक नया रेगुलेटिंग एक्ट आया था इन 1773 और उसके अंडर में एक सुप्रीम कोर्ट जो था उसको इस्टेब्लिश किया गया. वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील, और इसी के साथ एक कोर्ट ऑफ अपील जो था उसको भी सेटअप किया गया इन कलकत्ता, और उसका नाम क्या था? द सदर निजामत अदालत. द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर, और इंडियन जो डिस्ट्रिक्ट होती थी उसमें एक मेन प्रिंसिपल फिगर होता था दैट वॉज कलेक्टर. एज द टाइटल सजेस्ट, जैसे कि इनके नाम से ही पता चलता है, हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू. इनका मेन जॉब क्या होता था? रेवेन्यू को कलेक्ट करना, टैक्सेस को कलेक्ट करना, और अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज, और इसमें इनकी मदद करते थे जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगाज. नेक्स्ट इज द कंपनी आर्मी. अब जो कंपनी आर्मी जो थी उसके अंदर भी चेंजेस किए जा रहे थे. Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. Colonial rule जो था वो इंडिया के अंदर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के नए नए आइडियाज़ दे, कुछ रिफॉर्म्स भी हुए, बट उनकी जो मेन पावर थी दैट वाज रेस्टेड इन मिलिट्री स्ट्रेंथ, वो उनकी मिलिट्री के ऊपर डिपेंड थी. द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवेलरी. मुगल आर्मी जो थी उसके अंदर मेनली कौन से सोल्जर्स होते थे? कैवेलरीज होते थे, दैट मीन्स सवार. और ये सवार क्या होते थे? ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, जो घुड़सवारी करते थे. एंड इन्फेंट्री क्या था? दैट इज़ पैदल, जो कि पैदल सोल्जर्स होते थे. दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, उनको आर्चरी मीन तीर अंदाजी के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी. एंड द यूज़ ऑफ सवोर्ड, और उनको तलवार का यूज़ जो था वो उनको उसके अंदर भी उनको ट्रेनिंग दी जाती थी. द कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी, कैवेलरी जो थी वो आर्मी को डोमिनेट करती थी. एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री, और मुगल स्टेट जो थे वो उनको प्रोफेशनल ट्रेंड इन्फेंट्री जो थी, जो फुट सोल्जर्स होते थे, उनकी नीड उनको महसूस नहीं हुई. The rural areas had a large number of armed peasants and the local जमींदार्स often supplied the Mughals with पैदल soldiers. जो रूरल एरियाज जो होते थे वो मुगल्स को पैदल सोल्जर जो होते थे वो सप्लाई करते थे. A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. But 18th century में एक चेंज जो था वो आया, और जो मुग़ल सक्सेसर थे जैसे कि अवध में और बनारस में, उन्होंने क्या किया कि प्रोफेशनल सोल्जर्स को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी. द ईस्ट इंडिया कंपनी एडोप्टेड द सेम मेथड, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ये सेम मेथड जो था वो अपनाया. व्हेन इट बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स आउन आर्मी, जब उन्होंने खुद अपनी आर्मी के लिए भर्ती शुरू की. रिक्रूटमेंट मीन भर्ती करना.
विच केम टू बी नोन एज द सिपोय आर्मी, और उनकी इस आर्मी को क्या नाम दिया गया, सिपोय आर्मी। फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर, और इंडियन वर्ड में इसका मीनिंग क्या होता है, सिपाही, दैट मीन सैनिक। As warfare technology changed from the 1820s, the cavalry requirements of the company's army declined. 1820 में जब सारी की सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी तो कंपनी की आर्मी में जो कैवलरी के जो रिक्वायरमेंट थी, कैवलरी मीन जो हॉर्स बैक सोल्जर जो होते थे उनकी जो रिक्वायरमेंट थी दैट वॉज डेक्लाइंड, उसके अंदर कमी आ गई। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट। उस टाइम में ब्रिटिश एम्पायर जो था वो बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट में वो बैटल्स लड़ रहे थे। वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्कट्स एंड मैचलॉक, वहाँ पर सोल्जर जो थे वो उनके पास कौन कौन से आर्म होते थे, मस्कट्स एंड मैचलॉक। मस्कट मीन एक हैवी गन होती थी जो इन्फेंट्री सोल्जर जो होते थे वो इसको कैरी करते थे, जो फुट सोल्जर जो होते थे। एंड मैचलॉक इट इज़ अ टाइप ऑफ गन जिनको वो कैरी करते थे। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। अब जो कंपनी की जो आर्मी थी और जिस अकॉर्डिंग मिलिट्री की रिक्वायरमेंट जो होती थी उसके अकॉर्डिंग उनको चेंज होना पड़ रहा था, और इस टाइम में जो इन्फेंट्री रेजिमेंट जो थी, जो फुट सोल्जर जो होते थे, दैट बिकेम मोर इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज आर्मी। कंपनी की आर्मी के लिए इन्फेंट्री रेजिमेंट जो थी वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अब 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर जो था उसको वो डेवलप करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। अब जितने भी जो सोल्जर्स जो थे उनको यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको ड्रिल करवाया जाता था एंड डिसिप्लिन, और उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता था। दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर, और इससे क्या हुआ कि उनकी लाइफ जो थी वो रेगुलेट हो रही थी। Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. But इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी वो क्रिएट हुई क्योंकि कास्ट और कम्युनिटी की जो फीलिंग्स थी उनको इग्नोर किया जा रहा था। कुड इंडिविजुअल सो ईजिली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग, तो क्या जो इंडिविजुअल जो था वो इतनी आसानी से अपनी कास्ट और रिलीजियस फीलिंग को वो छोड़ सकते थे, गिव अप कर सकते थे। कुड दे सी देमसेल्व्स ओनली एज सोल्जर्स एंड नॉट एज मेंबर ऑफ कम्युनिटी, क्या वो खुद को एक सिर्फ सोल्जर्स ही देख रहे थे, कम्युनिटी के मेंबर्स के रूप में नहीं। वॉट डिड द सिपोय फील, उस टाइम का जो सिपोय था, जो सिपाही था, वो क्या फील करता था। हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी, उनकी लाइफ जो चेंज हो रही थी, उनकी जो आइडेंटिटी जो चेंज हो रही थी उसके ऊपर उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया। दैट इज़ देयर सेंस ऑफ हु दे वर। द रिवोल्ट ऑफ 1857 गिव्स अस अ ग्लिम्प्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सिपोयज, और इसके बारे में हम कहाँ पर पढ़ेंगे, हमारे इसी बुक में एक चैप्टर आएगा, चैप्टर 5 1857 का रिवोल्ट, उसके अंदर हम इन्हीं सिपोयज के लाइफ के बारे में रीड करेंगे। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। अब इस पूरे चैप्टर का क्या कंक्लूजन है। Thus, the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. अब जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आई थी, बट नाउ इट बिकेम अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। लेकिन अब वो एक कॉलोनियल पावर बन गई थी, इसने इंडियन स्टेट्स जो थे उसको कंपनी की टेरिटरी का पार्ट बना लिया था। The arrival of new steam technology in the early 19th century also added this process, और इसी के टाइम में न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी जो आई थी उससे भी अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर इसी प्रोसेस के अंदर काफ़ी चेंजेस आए थे। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया बाय सी। इससे पहले क्या लगते थे कि सी में इंडिया आने के लिए 6 to 8 months लगते थे, बट स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far off country like India. लेकिन अब उनको कितना टाइम लगता था, only 3 weeks to reach to India. By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. 1857 तक जो कंपनी जो थी
वो इंडिया के 63% ऑफ द टेरिटरी, टोटल टेरिटरी का 63% जो था उसको अपनी कंपनी का हिस्सा बना चुके थे, उसको अपनी कंपनी का पार्ट बना चुके थे। एंड टोटल पॉपुलेशन का 78% पॉपुलेशन के ऊपर वो उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, वो डायरेक्ट रूल कर रहे थे। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। और इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे पूरा इंडिया जो था वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। और इसी के साथ आपका चैप्टर 2 जो है वो ख़त्म होता है।